वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए 15 जनवरी कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बर्ड फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, और यह एक वायरल संक्रमण जो हाल ही में पक्षियों में हुआ। ठीक है, इसमें कथन क्या पहला दिया हुआ? पक्षियों में गंभीर शोषण के कारण वायरस का सबसे सामान्य स्ट्रेन H5N1 है। ठीक है, पहला ये हुआ। दूसरा क्या दिया हुआ है? हाँ। दूसरा, यह स्तनधारियों में नहीं फैल सकता। तीसरा क्या है? 2006 से भारत में एक या अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले देखे जा रहे हैं और तब से भारत ने कभी भी बर्ड फ्लू से मुक्त होने की घोषणा नहीं की। तो अब इसमें सही बताना, तो आप देखिए क्या हो सकता है इसका। तो पहला ऑप्शन आपने सुना ही होगा कि बर्ड फ्लू किससे फैलता है? H5N1। तो ये सामान्य स्ट्रेन, और भी स्ट्रेन हो सकते हैं मगर इसकी सामान्यता यही ज्यादा पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। अगर पहला सही है तो डी हो नहीं सकता। ठीक है। दूसरा क्या? यह स्तनधारियों में नहीं फैलता। स्तनधारी अगर ह्यूमंस में या मानव में फैल सकता तो मानव मतलब एक स्तनधारी प्राणी है, ये स्तनधारियों में क्यों नहीं फैल सकता? तो दूसरा ऑप्शन हो जाए गलत। तो दूसरा जैसे ही गलत होगा तो पहला भी नहीं हो सकता। तो पहला तीसरा हो सकता है या पहला हो सकता। तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भारत ने किन किन बीमारियों को पूर्णतः मुक्त अपने आप को घोषित कर रखा। तो हमने बर्ड फ्लू से भी मुक्त घोषित कर दिया था। तो इसकी अभी फिर हाल फिलहाल में फिर से हमारे यहाँ बर्ड फ्लू पाया गया, तो इस वजह से ये न्यूज में आ गया। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो इसका सही विकल्प कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए। एक, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सही बताना है। तो पहला कथन क्या है? पीएम किसान भारत की 100% वित्त पोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्र योजना। तो आपको पता है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, मतलब केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम होती है और केंद्रीय क्षेत्र प्रायोजित स्कीम होती है, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम। तो ये पहला ऑप्शन। दूसरा, अब जो केंद्रीय क्षेत्रक होती है उसमें 100% वित्त तो देता ही है, तो बिल्कुल सही है। और ये हमारी जो भारत पीएम किसान जो योजना, पीएम किसान योजना है, तो ये एक तरह से क्या है? केंद्रीय योजना है, क्योंकि केंद्र सरकारी पूरा असिस्टेंट देती, राज्य का इसमें कोई योगदान नहीं रहता। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? इस योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि 3 बार सीधे किसान परिवारों को हस्तांतरित की जाती है। तो ठीक है। दूसरा क्या है? यहाँ पे क्या, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशा निर्देशों के प्राप्त अनुसार लाभ प्राप्ति हेतु पात्र हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या। तो आप पहला सही है, पहला सही है तो आपको तीसरा विकल्प हो नहीं सकता। ठीक है, तीसरा नहीं हो सकता है। दूसरे क्या है? इस योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि 3 बार सीधे किसान परिवारों को हस्तांतरित की जाएगी। तो 2-2 हजार करके मिलेगा हर 4 महीने में। ठीक है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। मगर यहाँ पे किसान परिवार में, किसान परिवार या किसान को जो दी जाएगी राशि, उसमें किसानों के लिए योग्यता दिया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार लाभ की प्राप्ति करेगा। तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा सही है? सही बताना। तो पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए। 1995 में भूरिया समिति, ये पूछा जाता है कि कौन किस समिति की अनुशंसा के आधार पर पेशा लाया गया था। भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने संविधान के भाग 9 अनुसूचित अनुसूचित फिफ्थ जो अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, फिफ्थ शेड्यूल वाले क्षेत्रों के कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ विस्तारित करने के लिए पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996 को अधिनियमित किया। दूसरा क्या? छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार में अनुसूचित 5 क्षेत्र स्थित हैं। और तीसरा क्या है? राज्यों में पेशा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज नोडल एजेंसी। तो अब तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही कि भूरिया, अगर यहाँ पे लिखा पेज 1996, ठीक है, इसके बारे में लिखा है तो भूरिया, इसका मतलब एक बार संभावना मान सकते हैं भूरिया समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। और ये क्या कहते हैं, 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में अर्थात शेड्यूल 5 के क्षेत्रों में जो दिए गए अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें पेशा मतलब पंचायतों का एक्सपेंशन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्या है? इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी पंचायती राज्य मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो पहला और तीसरा तो सही है। और दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि गुजरात है
और महाराष्ट्र भी है, 10 राज्य हैं जो अनुसूचित हमारे 5 में आते हैं, तो उसमें अंडमान और निकोबार नहीं आता। तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, दूसरा ऑप्शन गलत होते ही ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं बताना, ध्यान रखिएगा। मलक्का जल डमरू मध्य मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। तो हार्मुज जल डमरू ओमान और ईरान को अलग करता है। तो सही नहीं बताना, तो ये हो जाएगा पहला भी यहाँ पे सही। कौन सा सही नहीं है, तो दोनों इसके सही हैं। तो क्या ना तो एक ना डी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मलेशिया पेनिनसुला है, मलेशिया पेनिनसुला में क्या कौन सा आता है, एक सिंगापुर भी, इसमें मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इसके बीच में स्टेट ऑफ मलक्का है। दूसरा हार्मुज किसके बीच में, ये है पर्शियन गल्फ और अरबियन सी के बीच से जो जाता है, गल्फ ऑफ ओमान, इसके बीच में यहाँ ओमान है यूएई के कोने पर, और इधर ईरान है। तो ये और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका मतलब ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बराक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सही है। ठीक है, बराक नदी के बारे में बताना है। तो सबसे पहला क्या, बराक नदी मणिपुर, मिजोरम, असम राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, दूसरा क्या है, बराक नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा क्या, तिपाई मुख बांध बराक नदी पर प्रस्तावित एक तट बांध है। तो ठीक है, इसका क्या, बराक नदी जो है आप जो जानते हैं मणिपुर है, मणिपुर से निकलती है, और ये इसके बाद नागालैंड, मिजोरम और असम से होते हुए ये बांग्लादेश में घुस के यहाँ पे मेघना रिवर से मिल के बाद में उसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। तो ये हो जाएगा दूसरा, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या है, यह बराक नदी बांग्लादेश में प्रवाहित, तो बिल्कुल दूसरा भी सही है। तिपाई मुख बांध बराक नदी में प्रस्तावित है, तो तीसरा भी सही। तो डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे क्या बताना कौन सा गलत है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत आपका हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत, उच्च अपराध या दुष्कर्म के आधार पर हटाया जा सकता है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, अब तक महाभियोग की कार्रवाई केवल एक बार संसद द्वारा पारित की गई। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति भारत का नहीं हो जिसपे महाभियोग की प्रक्रिया पारित या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया गया। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा क्या, गलत। तो तीसरा कहाँ कहाँ दिया, तीसरा सब जगह दिया, सिर्फ एक में नहीं दिया। तो ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति को देशद्रोह, भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है, जब संविधान का वो उल्लंघन करता है। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत है, तो पहला हो जाएगा। दूसरा का, महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं। तो आरोप लगाने के लिए ऐसे नहीं कि नॉर्मली बात, उसके लिए कम से कम आपके पास 1/4 मेजोरिटी होनी चाहिए, तब आप उसके में प्रस्ताव लाएंगे, फिर बाद में उसमें चर्चा होगी, तब आरोप लगेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और लगा दे। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत, उसका पहला मतलब अगर नहीं आपको पता तो आपको पता हो जाएगा कि पहला सही है। तो यहाँ किसी जगह पहला दिया नहीं गया, तो आप वैसे भी लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताना। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन, भारत का संविधान परिभाषित करता है और यह बताता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में ने किस प्रकार की अक्षमता और दुर्व्यवहार को साबित किया है। तीसरा क्या, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीशों का पूछताछ अधिनियम 1968 में, इसको इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस इंक्वायरी एक्ट। ठीक है, 1968 में दिया गया है। चौथा क्या, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव मतदान के लिए लिया जाता है तो कानून को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता होती है, और उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से समर्थन मिलता है, और कुल का 2/3 से कम नहीं। जो बहुमत होना चाहिए वो 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। उस सदन के सदस्य मतलब जो बहुमत होना चाहिए वहां की उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 से
अधिक होना चाहिए और बहुमत 50% से ज़्यादा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है विशेष बहुमत। कुल मिला के इसको एक शब्द में कहते हैं तो विशेष बहुमत होना चाहिए। तो ठीक है, अब ऑप्शन नंबर, अब ये यहाँ पे कथन नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा है, भारत का संविधान। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान सिर्फ आधार बताता है, किन आधार पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पे महाभियोग या उनको हटाने की प्रक्रिया चल सकती है, वो है अक्षमता और दुर्व्यवहार, उसको परिभाषित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा गलत। दूसरा गलत है, तो कहाँ कहाँ दूसरा दिए, तो पहला ये हो जाएगा, और इसके बाद तीसरा बचेगा और तीसरा चौथा बचेगा और तो आप ये ध्यान रखिए कि पहला ऑप्शन क्या है कि ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया है कि पहले ऑप्शन में कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये भी बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस तरह तो अगर आप इसको कॉमनली भी सोच सकते हैं, अगर ऐसा ही अस्वीकार कर सकता तो इसके बाद तो ये एग्जीक्यूटिव या मतलब विधायिका और न्यायपालिका की साठगांठ हो जाएगी, वो जज को हटाएंगे नहीं और उनके खिलाफ कोई केस देंगे नहीं। भारत के पशु कल्याण बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और निम्नलिखित में कौन सा सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला कथन क्या, ध्यान से पढ़िए, इसकी स्थापना 1962 में क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी, और इसमें दूसरा का इसे मृणालिनी साराभाई के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला तो सही है कि जो हमारा एनिमल क्रुएलिटी एक्ट या पेटा प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट, तो ये वाले इसमें क्रूरता अधिनियम के में बिल्कुल सही है कि इसके तहत इसका भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। तो पहला तो सही। दूसरा क्या है कि इसमें रुक्मणी देवी अरुंडेल की अध्यक्षता या नेतृत्व में शुरू किया गया। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो पहला इसका कौन सा सही है, सही ही बताना है, तो पहला सही है, कथन एक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पैगोंग सो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, सही बताना यह है, प्लेस्टोसिन एपोच के दौरान बाहर पृथ्वी के प्रभाव के एक क्षुद्र ग्रह टक्कर द्वारा बनाया गया था। यह एक खारे पानी की झील है। यह सिंधु नदी के बेसिन क्षेत्र का हिस्सा है। तो आप ये देखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिंधु नदी के बेसिन क्षेत्र में नहीं आता, ये उससे हटके एक तरह लैंडलॉक रिवर मतलब लेक है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तीसरा ऑप्शन जैसे ही गलत होगा तो आप ये कर देंगे, तो या तो दूसरा बिल्कुल सही है, तो पहला दूसरा होगा तो दूसरा सही। तो पहला क्या है, प्लिस्टोसीन एपोच में। तो ये प्लिस्टोसीन एपोच के दौरान पृथ्वी के प्रभाव में एक क्षुद्र ग्रह टक्कर, तो ये लैक्टिक या किसी तरह क्षुद्र ग्रह के टकराने से बनी ही नहीं। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में कौन सा सही है बताना। यह सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी संकल्प जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। दूसरा ऑप्शन क्या है, परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा एक महीने के लिए की जाती। सदस्य देशों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बाद आते हैं। ठीक है, इसकी तीसरा क्या, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में था। तो आप ये पता है कि जितने भी यूएन के मैक्सिमम मुख्यालय हैं वो अमेरिका में है, और जिनेवा में तो अमेरिका आता है, मतलब अमेरिका में जिनेवा है नहीं। तो तीसरा ऑप्शन तो ये न्यूयॉर्क, इसका वैसे मुख्यालय न्यूयॉर्क में। सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे एग्जामों में, तो ये इसमें न्यूयॉर्क में है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाए, गलत। तीसरा ऑप्शन जैसे ही गलत होगा तो आप देख सकते हैं, तो ये तो पहला दूसरा होगा या तो पहला होगा। तो मतलब क्या है कि इसके बाद परिषद की अध्यक्षता, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन भी सही है कि अध्यक्षता एक महीने के लिए करते हैं और वो सदस्य देशों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या, देखिए क्या, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। पहला कथन क्या, यह भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता। तो आपने पहले भी ऊपर भी देख लिया कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना द्वारा कार्यान्वित, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी हो नहीं सकता। यह योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए शुरू की गई। और यहाँ पे क्या है, लाभार्थी की पहचान पूरी की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों
के साथ रहती है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। और दूसरा ऑप्शन फिर से ध्यान से पढ़िए, ये योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए शुरू की गई, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही, तो डी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, गगनयान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। पहला क्या है, इसरो और नासा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं। दूसरा क्या, भारत 2022 तक 3 मनुष्यों को अंतरिक्ष के यानी मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की योजना बना रहा है। तीसरा का, यह मिशन भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव स्पेस मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा राष्ट्र बना देगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आपको ये तो पता ही है कि दूसरा 2022 तक हम लोग भेजने वाले हैं, तो 2022 तक अगर भेजने वाले हैं तो ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता। और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री हैं, वो भी कहाँ भेजना, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग नासा के साथ नहीं इसका समझौता कर, हम लोग क्या, रूस, रशिया, रॉस कॉस्मोस, तो ये हो जाएगा पहला गलत। जैसे ही पहला गलत होगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, दूसरा तीसरा आपको सोचना भी नहीं, आगे बढ़ जाइए। तीसरा पढ़ लीजिएगा, यह मिशन भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव स्पेस मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा राष्ट्र बना देगा, बिल्कुल सही है। 13वां क्या, गैर कानूनी गतिविधियों, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। तो ऊपा या क्या कह, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को चार्ज किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी अगर वो भारतीय हो या विदेशी, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। क्यों, क्योंकि कोई भी आतंकवादी गतिविधियों से संलग्न हो सकता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या, यह अधिनियम सीबीआई के महानिदेशक को उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर जितनी भी उसकी जब्ती या संपत्ति है उसको कुर्क करने के अधिकार देता, तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। क्यों, क्योंकि इसका अधिकार एनआईए को है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन गलत, तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। डिजको डिजकोई घाटी में स्थित है, कहाँ स्थित आपको ये बताना, ठीक है। तो ये सीधा फैक्चुअल बेस्ड आपको पता होना चाहिए, नागालैंड और मणिपुर की बॉर्डर बॉर्डर में स्थित है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिए नहीं, तो सारे गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, दर्रा दिया गया, राज्य दिया गया, आपको बताना क्या है कि कौन सा मतलब गलत है, कौन सा सही नहीं है। तो आप देखिएगा, आप देखिए यहाँ पे नीति पास है, नीति पास, जैसे नीति पास बहुत कॉमनली नोन है, उत्तराखंड में रहता है, तो ये दूसरा ऑप्शन मतलब सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो मतलब कि तीनों ऊपर के हो नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या क्या इसमें दिया है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ का है, बनिहाल दर्रा जो पाया जाता है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। तो इसके बाद उत्तराखंड, नीति पास उत्तराखंड में मेल खाता है, तो जेलेपला दर्रा कहाँ है, ये है सिक्किम में। और इसके बाद क्या है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। और इसके बाद बाड़ालाचा जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो आप देखिए पहला तीसरा पांचवा सही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।